क्लास 10th सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के लिए या फर्स्ट टर्म के सिलेबस के लिए, उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पावर शेयरिंग। ये चैप्टर 1 है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब सीबीएसई ने 10th क्लास का जो एग्जाम है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टर्म वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और सेकंड टर्म वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे सब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं जो सिविक्स के पार्ट से आएंगे। एक है पावर शेयरिंग और दूसरा है फेडरलिज्म। बच्चों, जब तक आप लोग पावर शेयरिंग नहीं समझ पाएंगे तब तक आप फेडरलिज्म नहीं समझ सकते, क्योंकि पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म दोनों ही एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो अब अभी हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग जो चैप्टर है इसमें 2 वर्ड है, एक पावर और एक शेयरिंग। शेयरिंग की पावर को शेयर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 कंट्रीज का एग्जांपल दिया जाएगा पावर शेयरिंग में। तो देखो आपके बुक में 2 कंट्री का एग्जांपल दिया गया पावर शेयरिंग को लेकर। एक है बेल्जियम, एक है श्रीलंका। एक बेल्जियम दे रखी है आपके बुक में, 2 कंट्री दी गई बेसिकली, बेल्जियम और श्रीलंका। अब इनमें हम दोनों की बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन। देखो बेटा, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 3 जर्मन, डच, फ्रेंच, ये 3 एथनिसिटी है यहाँ की 3 लैंग्वेज के बिहार पर। जर्मन होल 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। डच है 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। फ्रेंच 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये आप देख रहे हैं, ये 3 लैंग्वेज के ग्रुप हैं यहाँ पर। जो जर्मन स्पीकर है वो है 1% टोटल पॉपुलेशन के। डच स्पीकर जो डच भाषा बोलते हैं 59% और फ्रेंच स्पीकर 40% है टोटल पॉपुलेशन के। अब वही बात हम श्रीलंका की कर लेते हैं। श्रीलंका में बेसिकली 3 हो जाएंगे आपके। ऐसे तो मेन 2 ही है यहाँ के एथनिसिटी, सिंघाला लैंग्वेज के साथ 2 ही है, तमिल। ये लैंग्वेज के बिहार पे 2 है लेकिन कम्युनिटी यहाँ पर 3 हो सकती है। 3000 सिंघाला, देखो सिंघाला 74 टोटल पॉपुलेशन के, तमिल 80%। ठीक है। और कुछ लोग और भी हैं जो सिंघाला और तमिल दोनों में आते हैं। उनके अंदर जो लोग आते हैं वो है क्रिश्चियन, ये है 7%। क्रिश्चियन बेटा, क्रिश्चियन जो है ये 7% है, जो तमिल भी है और सिंघाला लैंग्वेज दोनों बोलते हैं। ठीक है। तमिल स्पीकर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 प्रकार के तमिल है। एक है इंडियन तमिल और एक है श्रीलंकन तमिल। यहाँ आप लोगों ने ये देखा कि भाई सिंघाला है और तमिल 2 लैंग्वेज है। 74% सिंघाला है, मेजॉरिटी है, तमिल आप माइनॉरिटी कह सकते हैं। क्रिश्चियन भी हैं 7% जो तमिल स्पीकर भी हैं,
और सिंगाला स्पीकर भी है, दोनों के दोनों ये हैं। तो अब हमने यहाँ की एथनिसिटी बात करी है, फिर हम देखेंगे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कैसे किया, या इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें किस तरीके से किसी ने हैंडल किया और किसी ने अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो देखो बेटा, जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेल्जियम। बेल्जियम में 59% डच स्पीकर है। ये जो है लेस पावरफुल, ठीक है, ये मोर पावरफुल होते हैं जो फ्रेंच स्पीकर है। ये ज्यादा पावरफुल है जो भी फ्रेंच स्पीकर्स हैं, ठीक है। अब ये देखा, ये लेस पावरफुल है जबकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ये मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू डच स्पीकर। लेकिन बेटा आप लोगों को एक चीज याद भी रखनी है कि ये डच स्पीकर है तो इनके रीजंस भी पूछे जाते हैं कि डच भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम के किस हिस्से में रहते हैं। तो बेटा डच स्पीकर्स जिस रीजन में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उस रीजन को कहा जाता है फ्लेमिश। ये आपको याद रखना है, फ्लेमिश, ठीक है। डच स्पीकर्स जहां रहते हैं उन्हें कहा जाता है फ्लेमिश, और जहां पर फ्रेंच स्पीकर रहते हैं उस रीजन को कहा जाता है वॉलेनिया। यह आपको याद रखना है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में पॉइंट आउट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, तो अलग से अगर रीजन की बात करें तो बेल्जियम की कैपिटल, जब भी हम बात करते हैं कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80%, 20%, 80% जो स्पीकर है फ्रेंच, 20% डच। ये हमने यहाँ के कैपिटल की बात करी। कैपिटल में आप देख रहे हैं 80% फ्रेंच स्पीकर है, 20% डच स्पीकर है जो ब्रुसेल्स इनकी कैपिटल है। यहाँ तक आप लोग को एथनिक कंपोजिशन आई होप समझ में आ गया होगा कि देखा हमने जर्मन स्पीकर्स टोटल पॉपुलेशन में 1% है, डच स्पीकर 59% है, 40% टोटल पॉपुलेशन में फ्रेंच स्पीकर है, ये ज़्यादा पावरफुल है, और इनकी कैपिटल में 80% लोग जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकर है, 20% डच स्पीकर है। इज इट क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। और ये हमने देखा कि भाई यहाँ में क्या है कि जो मोर नंबर में है वो लेस पावरफुल है, लेकिन जो लेस नंबर में है वो मोर पावरफुल है। तो अपने इस बीच में कहीं ना कहीं आप जानते हैं जहां पर एक हिस्सा कमजोर हो और दूसरा हिस्सा पावरफुल हो, तो या तो उन दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा या दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट किया, ये बेल्जियम के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले बेटा एक क्वेश्चन जो है आपका बेल्जियम से रिलेटेड ये आ सकता है, बॉर्डर। बॉर्डर्स, जो बेल्जियम अपनी बॉर्डर है, जैसे हम देखेंगे जो बेल्जियम अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये आपकी बुक में क्वेश्चंस एक नंबर में, क्योंकि आप जान रहे हैं एक नंबर का पैटर्न हो गया है। बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, आपने देखा फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी। बच्चों आपको ये भी याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है बेल्जियम वो अपने बॉर्डर किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है, तो फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ये कंट्रीज हैं। इनके साथ जो फ्रांस है वो अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, सॉरी बेल्जियम अपने बॉर्डर को शेयर करता है इन कंट्रीज के साथ, ठीक है, हमने ये देखा। अब हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें, तो अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, फिर हम सिलेबस में आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमने एथनिक की बात करी, लेकिन साथ साथ श्रीलंका की प्रॉब्लम्स भी हम अगर डिस्कस करें तो देखिए श्रीलंका ने क्या करा।
ये जो 74% पीपल है सिंघालिया, इन्होंने क्या करा, जो सिंघाला लैंग्वेज है उसको एक तरीके से इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने क्या करा, सिंघाला को सारे के सारे जो अधिकार थे, इनके जितने भी राइट्स थे, ये सारा का सारा इन्होंने सिंघाला को जब दिया, तो एक चीज आप यहाँ से याद रखना कि जो सिंघाला कम्युनिटी है उनको सारे राइट दिए। सिंघाला बुद्धिज्म को मानता है, तो इन्होंने बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। ये सिंघाला का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था 1956 में, ठीक है। कब घोषित किया था बेटा? 1956 में इन्होंने एक अमेंडमेंट लाए, और उस अमेंडमेंट में ये है, हाँ, 1956 में इन लोगों ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया सिंघाला को, बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। अब आपने ये देख लिया कि भाई सिंघाला को सारे के सारे राइट्स किसे दिए गए? सिंघाला को। तमिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जितने भी इनकी गवर्नमेंट जॉब्स थी। इन्होंने क्या करा, हर जगह सारे के सारे जो राइट्स थे ये सिंघाला कम्युनिटी को दे दिया। जिसमें आपने देखोगे जो श्रीलंका वाला टॉपिक भी है, उसकी एक हेडिंग से शुरुआत होती है, जिस हेडिंग को कहा जाता है, अब देखो श्रीलंका का जो टॉपिक है उसे कहा जाता है मेजेरो देखो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, इस वर्ड को आपको क्लियर याद रखना है। A belief in which majority community govern according to their way। तो देखो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, एक ऐसी बिलीफ होती है जिसमें ये माना जाता है कि जो ये अकॉर्डिंग होता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से गवर्न कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा? गवर्न कर सकती है। तो उसे हमने क्या नाम दिया? मेजोरिटेरियनिज्म। ये श्रीलंका का ये सीन हुआ था कि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया। अगर आपसे किसी भी पेपर में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि श्रीलंका, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा माना है बेसिकली कि आप ये बताइए जो श्रीलंका है और बेल्जियम है, इन दोनों कंट्रीज में आपको सिमिलरिटीज बतानी है, तो आप क्या बताओगे? देखो सबसे बड़ी सिमिलरिटीज क्या है? बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्री। श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो बेल्जियम है वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये मान लिया हमने, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन इन सब के बावजूद श्रीलंका, आपने देख लिया श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, बेल्जियम भी डेमोक्रेटिक कंट्री। ये तो हमने देख लिया कि भाई दोनों ही डेमोक्रेटिक, दोनों की प्रॉब्लम भी सेम थी, एथनिक प्रॉब्लम्स दोनों में थी, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा श्रीलंका के बारे में, तो आपने इसी बोर्ड में अभी समझा दूंगा इसी टॉपिक के अंदर। अब देखो जाहिर सी बात है, आपने क्या करा, एक को स्पेशल प्रेफरेंस दे दिए, एक को कोई प्रेफरेंस दे दिया। एक को आपने क्या करा,
स्पेशल प्रेफरेंस दे दिए, एक को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए आपने इनको सुपीरियर कर दिया, सारा राइट ही नहीं दे दिया, एक राइट को इन्हें कोई राइट नहीं दिया। इस कंडीशन में दो ही चीज होती है, या तो ये शांति से तमिल बोलेंगे भाई साहब हमसे गलती हो गई, आप हमारी बात मान लीजिए, ठीक है, तमिल सिंघाला बोलेंगे आपकी जो डिमांड है हम पूरी करेंगे, या वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे बेटा, अपने हक के लिए। तो ऐसा होता है श्रीलंका में, ये कम्युनिटी जो है सिंघाला और तमिल, इनके बीच में वॉर, क्या हो बेटा, वॉर। और जब वॉर किसी कंट्री के अंदर हो रहा है, ये वॉर किनके बीच में हो रहा है, तमिल के बीच में और सिंघाला के बीच में हो रहा है, विद इन अ कंट्री। किस में हो रहा है, श्रीलंका में। तो ऐसे वॉर को क्या नाम दिया जाएगा, सिविल वॉर। देखो आपने ये देखा कि सिंघाला और तमिल के बीच में वॉर क्रिएट हुआ। अब एक कंट्री के अंदर जो वॉर होता है, या डिफरेंट एथनिक में, डिफरेंट रिलीजन के बीच में जो भी लड़ाई होती है, उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। तो श्रीलंका में सिविल वॉर की कंडीशन आ गई, और कई जिससे काफी ज्यादा लॉस हुआ, इकोनॉमिकल लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस होगा, आपको पता है इकोनॉमिकल लॉस होगा, साथ साथ एक कम्युनिटी मरेगी, कई सारे लोग मारे जाएंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी कंट्री के अंदर। तो ये सारे जो सीन हुए थे, ये श्रीलंका में हुए थे ड्यू टू सिविल वॉर, ठीक है। क्योंकि भाई ये भी बोल रहे हैं भाई जब आपने हमको कोई राइट ही नहीं दिए, तमिल स्पीकर बोल रहे हैं भाई आपने हमको कुछ राइट ही नहीं दिए, तो हमारा एक इलम बना दो ना, ठीक है। इलम मतलब एक हमारे लिए सेपरेट स्टेट बना दो। इन्होंने बोल दिया जब भाई हमें कोई राइट ही नहीं मिल रहा, तो हम इस कंट्री के अंदर रहेंगे क्यों, हमें ऑटोनॉमी दो, या हमें कई सारे आप विशेष अधिकार दे दो, जिससे हम क्या करें कि अपने लिए एक अलग हिस्से में रहें, हम अपने एक अलग हिस्से में रहें। तो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसी में करना स्टार्ट, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखिए सबसे पहली चीज, अभी मैंने आपको श्रीलंका का कंडीशन बताया। श्रीलंका के कंडीशन में क्या हुआ कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं वो आपस में एक दूसरे को मारने पर तुल गई, ये एक दूसरे के ऊपर ना वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, एक दूसरे के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो गए दोनों। लेकिन जो बेल्जियम था, बेल्जियम के एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि बेल्जियम ने दोनों जो स्पीकर्स हैं उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे, या कॉन्फ्लिक्ट आगे वॉर में कन्वर्ट ना हो, तो उसके लिए बेल्जियम ने ना एक काफी बेटर मॉडल को फॉलो किया। सबसे पहला बेल्जियम ने क्या करा, 1970 टू 1970 से लेकर 1993 के बीच, एक मिनट रुको ना, लेकर 1993 के बीच में have amend their constitution four times। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या करा, 1970 से लेकर 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम चेंज किया। दूसरा, equals number of member from both community and central parliament। अब देखो सबसे बढ़िया इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज को फॉलो किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि दोनों ही कम्युनिटी के जो लोग, मान लीजिए 500 सीट्स हैं, इनकी पार्लियामेंट में 500 सीट्स है, तो 500 सीट्स में से ना
सेंट्रल पार्लियामेंट में दोनों के लिए इक्वल सीट्स का रिप्रेजेंटेशन हो, 250 सीट्स दे दी दोनों को, दोनों कम्युनिटीज को बोल दिया कि भाई आपको इतने इतने सीट्स प्रोवाइड करवाई जा रही है, पहले ही कह दिया कि भाई, और नो रूल्स लॉ will be made by one community। पूरी कंट्री में जो भी लॉ बने जाएंगे कोई एक कम्युनिटी नहीं बना सकती, दोनों कम्युनिटी के जब तक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखो इक्वल रिप्रेजेंटेशंस होगा तभी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए, ठीक है, पहले ये किया गया। इनके अलावा स्टेट में भी बता दिया, सेंट्रल पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब ये क्या करा, वोलेनिया रीजन्स के लिए और इन दोनों ही रीजन में जो गवर्नमेंट बनाए गए उसे कहा गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी गई, इसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी क्या दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। जैसे वोलेनिया हो गया और फ्लेमिश, जो मैंने आपको दो इलाके बताए, इन दोनों इलाके में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई, और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई थी इनमें भी दोनों के नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेम कर दिए गए, दोनों के नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेम कर दिए गए दोनों में, ठीक है। ये कर दिया गया हमने कि भाई नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सेम रखेंगे, लेकिन इन लोगों ने एक तरीका और अच्छा अपनाया। अब हम बात कर लेते हैं जर्मन स्पीकर्स। जर्मन स्पीकर्स के लिए इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट, इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। इस गवर्नमेंट में क्या हुआ था कि जो भी किसी भी रीजन में स्पीकर्स हो गए, जहां पर जर्मन रहते हैं वो जर्मन अपने लिए गवर्नमेंट चुनेंगे, सिंगल अगर लैंग्वेज वाले तो फ्रेंच वाले के लिए चुनेंगे, डच स्पीकर्स के लिए चुनेंगे, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट वन लैंग्वेज को वर्ड किया गया, सब अपने लिए अलग अलग गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, वहां पर इन लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इनके काम क्या होंगे, एजुकेशनल, कल्चरल ये लॉ पास कर सकते हैं। देखो ये क्या करेंगे, वो लैंग्वेज का जो कम्युनिटी है जो एक इलाके में रहेंगे वो एजुकेशनल और कल्चरल लॉ बनाएंगे, ठीक है। इनके लिए इन्होंने क्या करा, एक सेटअप बना दिया कि भाई हाँ आप लोगों को भी हमने अपना एक हिस्सा माना है, हम आपके साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, आपको भी हम सारे राइट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके अंदर कभी भी सेपरेशन फील ना हो आपको। ये कर दिया। अब मैंने बताया था बेल्जियम की एक कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स में आपको पता था 80% फ्रेंच और 20% डच स्पीकर, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि ये जो ब्रुसेल्स है इसमें आप देख लो 80% 20%। अब देख लो इनके साथ क्या करा, इनके साथ सबसे पहली चीज क्या थी कि भाई डच स्पीकर्स ने भी फ्रेंच स्पीकर्स को, जो कि 40% थे पूरी कंट्री की पॉपुलेशन में, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इनको भी इक्वल नंबर दे दिए कि भाई आप आ जाओ पूरे देश में, हम भी आपको इक्वल
राइट देते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दोनों कम्युनिटी के सेम होंगे, इन्होंने दे दिया भाई। तो इन्होंने भी क्या करा, फ्रेंच स्पीकर्स ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। क्या दिया बेटा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो भी गवर्नमेंट बनेगी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है, दोनों को दे दिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन कि हाँ हम भी आपको कैपिटल में इक्वल रिप्रेजेंटेशंस देते हैं कि भाई हाँ आइए आप हमारे साथ ही रहिए, आपको भी सेम राइट दिए जाएंगे। तो देखो सबसे अच्छी चीज क्या हुई, जिसने इनको किससे बचा दिया, एक वॉर से। जो इनकी वॉर जैसी जो कंडीशंस हो गई थी, इनको इन लोगों ने काफी पीसफुली सॉल्व आउट कर लिया। किसके बिहाफ पर, पावर शेयरिंग, इन्होंने पावर शेयरिंग दी। अब श्रीलंका ने पावर शेयरिंग दी नहीं, उसने सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर कर दी एक हाथ में, मतलब सिंघाला को दे दी। इन्होंने क्या करा, नहीं भाई हमें क्या है, अपनी कंट्रीज में पीस एस्टैब्लिश करना है, अपनी कंट्रीज की ग्रोथ बढ़ानी है। तो हमने ग्रोथ बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, सभी को एक साथ रखेंगे। देखो इसी को ध्यान में रखकर यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, याद रखना आपसे पूछा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है एचओ, वो भी किसे डिसाइड किया गया, ब्रुसेल्स को। ब्रुसेल्स यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो बेल्जियम था, इसने काफी पीसफुली तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया। जो भी इनके बीच में प्रॉब्लम्स थी, कैसे सॉल्व आउट किया, सारी कम्युनिटीज, दोनों ही कम्युनिटीज को सेटिस्फाइड कर दिया कि अब आपके बीच में लड़ाई होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने उस समस्या को ही दूर कर दिया। आइए आप दोनों बराबर हैं, आप दोनों एक साथ रहिए, आप दोनों कंट्रीज की ग्रोथ में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। अब हम दो कंसेप्ट पे और चर्चा करेंगे जो पावर शेयरिंग की है। और एक टॉपिक और है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये देखिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, या सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जैसा कि आपने देखा कि पावर, अब इससे पहले वाले जो कंसेप्ट मैंने सिखाया था आपको, श्रीलंका का जो मैंने एग्जांपल लिया था, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल, आपने वही देख लिया होगा। तो देखो बेटा, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके दो रीजन है आपके बुक में। एक है और एक है मोरल। दो रीजन है आपकी बुक में, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज है प्रूडेंशियल, जो रीजन है वो लॉस एंड प्रॉफिट पे बेस होता है। लॉस एंड प्रॉफिट पे बेस होता है। इसका एग्जांपल ये भी रहता है, पावर शेयरिंग इज गुड because it reduces conflict among different groups। देखो लॉस एंड प्रॉफिट पे बेस होता है प्रूडेंशियल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को ना कम कर देती है। कई सारे ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कम कर देती है। और एक और पॉइंट डाल सकते हैं आप इसका, इट एस्टैब्लिश पॉलिटिकल। सबसे पहले देखिए ये क्या करती है, इट स्टेबलाइज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पावर शेयरिंग रहेगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, कंट्रीज में मूवमेंट नहीं होंगे, गवर्नमेंट को हटाने की मांग नहीं की जाएगी, विरोध आंदोलन नहीं होंगे, ठीक है। और ये देखो पावर शेयरिंग जो है ना, ये ट्रेनिंग ऑफ
मेजॉरिटी को रिड्यूस करती है। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आतंक, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका आतंक, वो एक तरीके से क्या करती है, जरूरी नहीं है कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी केवल मेजॉरिटी को ही बेनिफिट दे, ये मेजॉरिटी को लॉस भी दे सकती है। अब जाहिर सी बात है, कहीं वॉर होगा या कहीं दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई होगी, तो जरूरी तो नहीं है खाली माइनॉरिटी बढ़ेंगे, हार्म तो इनको भी पहुंच सकता है मेजॉरिटी को भी। तो इसको भी रिड्यूस कौन करता है? पावर शेयरिंग। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन ये है। मॉरल रीजन बताता है वैल्यू। सबसे पहले अगर वैल्यू की बात हो, मॉरल का मतलब क्या होता है? क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज गलत है। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई पावर शेयरिंग is the very spirit of democracy। ये कहता है कि भाई डेमोक्रेसी खुद बोलती है कि भाई पावर शेयरिंग होना चाहिए। क्यों? पावर शेयरिंग होगा तभी सब लोग अच्छे से रहेंगे, कंट्रीज की यूनिटी बनी रहेगी, जो कंट्री है उसकी यूनिटी बनी रहेगी। तो पावर शेयरिंग सबसे पहले स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। जब कोई चीज स्पिरिट है तो आप किसी की भी स्पिरिट को हटा नहीं सकते। तो ये मॉरलिज्म कहता है कि भाई पावर शेयरिंग क्या है? एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। क्लियर? तो ये डीपर रीजन में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो है ना मोरल, ये डीपर रीजन में आता है। ठीक है, ये गहराई से अगर आप बात की जाए तो डीपर रीजन में आएगा ये, और प्रूडेंशियल रीजन में ये आएगा। जब भी आपको टायरनी ऑफ मेजॉरिटी रिड्यूस करनी हो, प्रूडेंशियल रीजन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रूडेंशियल रीजन से आएगी। प्रूडेंशियल रीजन ये बताता है कि भाई डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जो लड़ाई झगड़े होंगे, अगर पावर शेयरिंग कर दी जाएगी तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में लड़ेंगे नहीं। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, ये वाला टॉपिक। एक टॉपिक और रहेगा हमारा लास्ट का, जिसे हम कहेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है बच्चों, अब एक हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है ये हमारी बुक में 4 दे दिए। जैसे पहले देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पहला है पावर शेयर्ड इनटू डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पावर जो है वो शेयर्ड हो सकती है इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के बीच में। तो आपको पता है गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं? 3। ठीक है, हमें 3 ऑर्गन पता है गवर्नमेंट के। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हो गया है। ठीक है, और शेयर होती है 3 ऑर्गन के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन हो गए गवर्नमेंट के। आपको पता है ये तीनों क्या करते हैं एक दूसरे को? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेक एंड बैलेंस। ठीक है बेटा, ये जो तीनों ऑर्गन्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे को चेक करते रहेंगे और ये कंट्रोल करते हैं ना कि किसी की भी पावर ज्यादा ना हो जाए, या ज्यादा हो जाएगी तो वो एक तरीके से क्या होगा, कोई भी एवरीथिंग
कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो नुकसानदायक हो सकती है। तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम में क्या होता है, जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर ना कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल या एक दूसरे में चेंजेस ला सकते हैं कि पावर चेक कर सकते हैं। जैसे लेजिस्लेचर रूल मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करती है। जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने जो रूल्स बनाए हैं उसे इम्प्लीमेंट किए हैं, क्या ये सही है? ठीक है, इसे जुडिशरी देखेगा। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है तो अपनी मर्जी चलाएगा, नहीं, इस पर भी किसका कंट्रोल होगा? लेजिस्लेचर का। ठीक है, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट पूरी कंट्रीज के लिए रूल बनाएगी, स्टेट्स के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो वो क्या करेंगी? चेक एंड बैलेंस को फॉलो करती है, ठीक है। और इस टाइप का जो पावर शेयरिंग होती है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। इसमें इसे बैलेंस ऑफ पावर भी कहते हैं, ठीक है बेटा, बैलेंस ऑफ पावर भी कहते हैं। तो हमने ये देख लिया कि भाई इसमें ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चेक एंड बैलेंस किसके अंदर होता है, किस टाइप के पावर शेयरिंग में होता है, तो आप बताओगे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गन या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर भी कहते हैं इसे, ठीक है। पावर शेयर्ड इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको पता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसके लिए भाई कई गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन, स्टेट और लोकल, तीन टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। तो पावर जाहिर सी बात है कि भाई यूनियन, स्टेट और लोकल, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, तीन टाइप की गवर्नमेंट्स होगी, तो इसमें पावर शेयरिंग होगी, ठीक है। और ये जो पावर शेयरिंग होगी, ये पावर शेयरिंग, अब पावर शेयरिंग ऐसे तो नहीं होगी कहीं लिखी होगी, कोई रूल बुक होगी, तो ये प्रिस्क्राइब होगी इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब पावर जो है वो प्रिस्क्राइब किसमें होगी? कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है कि हाँ ये पावर यूनियन गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं टॉपिक, ये स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, ये लोकल गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 7th शेड्यूल में पावर दे रखी है, यूनियन की कौन सी पावर होगी, स्टेट की कौन सी पावर होगी, ठीक है। बाद में 11 एंड 12 के अंदर, ठीक है, लिस्ट के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स की भी पावर दे दी थी कि भाई आपको इन सब्जेक्ट्स पे रूल्स बनाने। तो प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट हर देश में, कहीं कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट का सिस्टम है, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। और बेल्जियम वगैरह में, बेल्जियम में जो है फेडरल गवर्नमेंट का, और कहीं कहीं फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट में तो आपको पता है कि जितने टाइप्स की गवर्नमेंट होगी उनके लिए एक टाइप्स के रूल बने होंगे, लेकिन ऑटोनॉमी सब टाइप की गवर्नमेंट होगी। अब ये जो है पावर शेयर इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग का ये टॉपिक है। सोशल ग्रुप्स, देखो सोशल ग्रुप्स के अंदर तो आपको पता है कि हमारे यहाँ भी सोशल ग्रुप्स को भी जैसे रिजर्वेशन दिए गए, रिजर्वेशन दिए गए सोशल ग्रुप्स को कि आपको भी भाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनमें पावर शेयरिंग है। ओबीसी, एससी, एसटी, इनको पावर शेयरिंग दे रखी है। और लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको भी दे रखी है। इसी तरीके से इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ठीक है, एग्जांपल है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब एक बात बता रहा हूँ कि भाई जो पावर बनाने वाले हैं क्या उनकी पावर शेयरिंग नहीं होगी? यही तो है, कंट्रीज के रूल एंड रेगुलेशंस बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किनका होगा? इन पॉलिटिकल पार्टीज का। क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? कंपटीशन, वे क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, ठीक है, इलेक्शन, ठीक है, ये गवर्नमेंट बनाएंगे,
ठीक है। अब पॉलिटिकल पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज में तो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ेंगी, कंपटीशंस करेंगी। ये इलेक्शन लड़ती क्यों है? टू गेट पावर। जिस पॉलिटिकल पार्टीज के भाई मेजोरिटी आ गई, उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली, वो पूरी कंट्री में गवर्न कर रही है, तो पावर किसके अंदर है? हाँ, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सोचेगी भाई अब मुझे इसे कैसे हराना है, ठीक है, मुझे इसे कैसे हराना है, तो वो फिर अपने कुछ टैकल्स लगाएंगे। तो फिर वो भी पावर के लिए, इलेक्शन लड़ किसके लिए? पावर के लिए, कि भाई हमारे हाथ में पावर आनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं कि भाई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन इसलिए लड़ती हैं ताकि उन्हें पावर मिल सके, ठीक है। और ये आपको प्रेशर ग्रुप्स कोई नया वर्ड नहीं है। अभी प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये धीरे धीरे ना प्रेशर ग्रुप्स ही पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, ठीक है। जैसे आपने एक वर्ड सुना है फेडेकोर, ये पहले एक प्रेशर ग्रुप था और इसी से बन गई आपकी बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसी से बनी है फेडेकोर से। और अब आप देखोगे किसान आंदोलन, अभी आज की डेट में भी किसान आंदोलन है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसे सपोर्ट कर रही है। और किसान आंदोलन कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी उसे सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर ग्रुप से होते होते ना एक पॉलिटिकल पार्टी इसका रूप ले लेती है, फिर इलेक्शन लड़ते हैं पावर लेने के लिए, ठीक है। जैसे असम में भी जो बाहरी लोगों के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो भी एक तरीके का प्रेशर ग्रुप था असम में। असम मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ना, वो बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया। ये आसू स्टूडेंट यूनियन ने स्टार्ट करा था, बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया। ये किस लिए? पावर के लिए। तो आपने ये देखा कि भाई कहीं कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो भी पावर शेयरिंग में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं पावर शेयर करने के लिए या पावर गेट करने के लिए ही वर्क करते हैं, कंपटीशन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी रैलीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों से अच्छे अच्छे वादे भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी, पावर शेयरिंग। और बच्चों को याद रखना, ये जो पावर शेयरिंग के पॉइंट है, ये कई सारे पॉइंट आपके दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है, ठीक है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर 100% आपकी हेल्प करेगा उस चैप्टर को समझने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आएगी। कृपया कमेंट जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब अपनी मर्जी से करें। थैंक यू। you